Hello everyone. Indian Polity M. Lakshmikant की book, part number 10 Political Dynamics, and chapter number is 69 National Integration. And today we are going to discuss about the national integration chapter, and here you can see all of these topics we have already covered in the previous lectures, and today we are going to discuss about this. And let us start. So we will start with the introduction, and here I want to give you some intro about the national integration. And as you all know that India is a land of various diversities in the terms of religion, language, caste, tribe, race, region, and so on, other elements also included in these, and hence the achievement of the national integration become a very essential for all around development and prosperity in the country. That's why it is very important for us to know about all the meanings and obstacles which are come in the road map of the national integration. So in the next two topics we are going to discuss about the meanings and the obstacle. Now let us start with the meaning of the national integration. तो जैसे कि मैंने पहले हिंदी में सारी बना रखी हैं, इसलिए हिंदी में स्टार्ट करते हैं. एंड तो मीनिंग इसमें हम डिस्कस करेंगे दो तीन जो लीडर्स हैं, या फिर आप बोल सकते हैं फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, उन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में क्या क्या बोला उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो इम्प्लॉय करता है कि अवॉइडेंस करनी है हमें कि जो डिवीज़न है, ठीक है, उस वो ना हो सके, डिवाइड ना करें हम सोसाइटी को, जहाँ की आप बोल सकते हैं कि बाल्कनाइज ऑफ द नेशन. तो आपको ये पता होगा कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बोला था कि इंडिया का जो है वो बाल्कनाइजेशन हो जाएगा, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से ये प्रोसेस जो है नहीं हुआ. एंड हमने जो स्टेट्स था वो एकदम साथ आई और इंडिया को एकजुट बना के रखा. तो ये जो चीज़ें थी जो अंग्रेज़ सोचते थे कि ये डिवाइड हो जाने के बाद ये टूट जाएगा इंडिया, जिसको कि हमने रॉन्ग प्रूफ किया. मींस बाल्कनाइजेशन करना भी एक जो है नेशनल इंटीग्रेशन में जो है अवॉइडेंस करने हमें उसमें अवॉइड करना चाहिए, बाल्कनाइजेशन नहीं करनी चाहिए. एंड प्रेजेंस ऑफ द एट्रीब्यूट्स थ्रू आउट द सोसाइटी दैट गिव द प्रेफरेंस टू द नेशनल एंड द पब्लिक इंटरेस्ट एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पैरोचिकल इंटरेस्ट. तो ये किन्होंने बोली थी ये स्टेटमेंट? तो मेरोन वेनियर ने ये स्टेटमेंट दी थी. जो दूसरी स्टेटमेंट है हमारी वो H.A. घानी ने दी थी, जिन्होंने ये बोला था कि जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो एक सोशो साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल प्रोसेस है, जिसके थ्रू हमें जो यूनिटी की फीलिंग है ना वो मिल पाती है, सॉलिडारिटी मिल पाती है, एंड कोहेशन डेवलप इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल, एंड अ सेंस ऑफ कॉमन सिटीजनशिप और फीलिंग ऑफ लॉयल्टी टू द नेशन जो है वो फोस्टर हो पाता है. उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने दी थी. नेशनल इंटीग्रेशन को उन्होंने ये बताया था कि ये एक हाउस नहीं है विच कुड बी बिल्ट बाय द मोटर्स एंड द ब्रिक्स, जो ईंटों वगैरह से बन सके, ना ही ये इंडस्ट्रियल प्लान है जिसको हम डिस्कस करें या फिर इम्प्लीमेंट करें किसी एक्सपर्ट्स के द्वारा, बल्कि ये जो इंटीग्रेशन है वो एक तरह का थॉट है, ठीक है, जो कि डिफरेंट लोगों के हेड्स में आता है, ये थॉट विचार, ठीक है, एंड कॉन्शियस के थ्रू ही हम जो है यूनाइट हो सकते हैं, जिससे कि नेशनल इंटीग्रेशन बन पाएगा. नेक्स्ट जो है वो स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे रशीरुद्दीन खान की, ठीक है, जिन्होंने ये बताया था कि जो नेशनल इंटीग्रेशन है मीन्स एंड ought टू मीन द कोहेशन नॉट द फ्यूजन, यूनिटी बट नॉट द यूनिफॉर्मिटी, रिकंसाइलेशन बट नॉट द मर्जर, agglomeration but not the assimilation of the discrete segment of the people constituting a political community or state. अगर हम सम अप करें इन सभी के जो स्टेटमेंट्स थी तो ये निकल के आता है कि जो नेशनल इंटीग्रेशन है उसमें क्या क्या चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट है: पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल डायमेंशंस एंड इंटर रिलेशन बिटवीन देम. तो इन चीज़ों से हमारा बन के सामने आता है मीनिंग ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑब्स्ट्रैकल कि क्या क्या हमारे जो नेशनल इंटीग्रेशन में क्या क्या चीज़ों की जो है
वो वजह से नेशनल इंटीग्रेशन नहीं हो पाता या फिर क्या मुसीबतें वगैरह झेलनी पड़ती हैं। तो ये हमारे पास एक टॉपिक है एंड ये उनके सब टॉपिक्स हैं, तो एक एक करके हम बात करते हैं। तो पहला हमारे पास जो आता है रीजनलिज्म, जिसका मतलब ये होता है कि ये देखा जाता है सब नेशनलिज्म की तरह से एंड सब टेरिटोरियल लॉयल्टी। ठीक है, इस मतलब ऐसे ही इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इट इम्प्लाइज द लव फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, मतलब मान लीजिए आप किसी एक जगह से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आपको उस जगह के बारे में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होगा। मान लीजिए आप लेट्स से आप करनाल एक डिस्ट्रिक्ट जो है हरियाणा के अंदर, वहाँ से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपकी जॉब लग गई दिल्ली। ठीक है, अगर आपको दिल्ली में कोई करनाल का बंदा मिलेगा ना, मतलब वो आपको मतलब उसकी जगह से, क्योंकि आप भी वहीं से बिलोंग करते हैं, तो एक अलग सा लगाव हो जाता है। अपनी जगह का नाम सुन के आप बहुत ही खुश हो जाएंगे कि ये मेरी वाली जगह से ही बिलोंग करता है। तो लव फॉर अ पर्टिकुलर रीजन और अ स्टेट इन प्रेफरेंस टू द कंट्री एज अ होल, तो ये एक तरीके के सब रीजनल, दैट इज लव फॉर अ पर्टिकुलर रीजन इन प्रेफरेंस टू द स्टेट ऑफ विच द रीजन फॉर्म्स अ पार्ट, मतलब एक स्टेट की एक जगह से जहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा लगाव हो, प्यार हो, वो चीज़ ये डिफाइन करता है। और ये जो रीजनलिज्म है ये एक तरह से इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन का भी काम करता है एंड इट इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ दोज रेजिडुअल एलिमेंट विच डू नॉट फाइंड expression in the national polity and the national culture being excluded from the centrality of new polity express themselves in political discontent and the पॉलिटिकल एक्सक्लूनिज्म। तो अभी हम बात कर लेते हैं किस 6 फॉर्म के अंदर रीजनलिज्म जो है कंट्री वाइड फिनोमिना हम डिफाइन कर पाते हैं। तो अभी हम एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला जो आपको देखने को मिलता है ना, वो ये है कि डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ सर्टेन स्टेट, जो कि सक्सेशन फ्रॉम द इंडियन यूनियन जो है वो डिमांड करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आपको मिल जाएगा खालिस्तान। अब खालिस्तान आपको कहाँ पे मिलेगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे हो गए द्रविड़, ठीक है, एंड मीज़ोस हो गए, नागास हो गए, तो ये अलग अपनी जगह ना रीजन जो है ना वो डिमांड करते हैं। ठीक है, जैसे खालिस्तान आपको पंजाब वाले रीजन में देखने को मिल सकता है। एंड सेकंड जो है, अभी 6 रीजनलिज्म डिमांड्स की हम बात करें। दूसरा हमारे पास आता है जैसे डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ द सर्टेन एरियाज फॉर सेपरेट स्टेटहुड। ये सेपरेट स्टेट मांगते हैं, ठीक है, कि हमारी सेपरेट स्टेट बनाओ, जैसे तेलंगाना, बोडोलैंड, उत्तराखंड, विदर्भ, गोरखालैंड। अभी तेलंगाना तो बन गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग होगी। एंड थर्ड हम बात करते हैं डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ द सर्टेन यूटीज, जो कि ये यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज, वो ये कहते हैं कि हमें एक स्टेटहुड का दर्जा मिल जाए, और कईयों को तो मिल भी गया है, जैसे मणिपुर पहले यूटी था, त्रिपुरा, अभी पुडुचेरी, दिल्ली, गोवा, मतलब ये पुडुचेरी एंड दिल्ली तो अभी भी यूटीज है, एंड दिल्ली भी यही कहता है कि हमें स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाए। ठीक है, अभी गोवा भी पहले था लेकिन अब स्टेट बन चुका है, दमन एंड दीव, ये सभी जो है ये मांग करते हैं कि हमें स्टेट बनाया जाए। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है हमारे पास इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट्स, जैसे कि आपके पास हो गया चंडीगढ़ का एग्जाम्पल, ठीक है, चंडीगढ़ एंड बेलगांव। ठीक है, एंड इसमें ही आ जाते हैं आपके पास रिवर वाटर डिस्प्यूट, जैसे कि कावेरी, कृष्णा, रवि, ब्यास, ये सब इसमें कवर होंगे। एंड फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द रीजनल मोटिव्स, जिसके अंदर आप मिलिटेंट अप्रोच लेके चलते हैं एंड परसुइंग इट्स पॉलिसीज एंड गोल्स, जैसे जिसके अंदर एग्जाम्पल आ जाते हैं शिवसेना हो गया, तमिल सेना, हिंदी सेना, सरदार सेना, लचित सेना एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ, जो कि हमने 6 ही पढ़ने थे, सिक्स्थ वाला हमारे पास है सन ऑफ द सॉइल थ्योरी। तो ये इंपॉर्टेंट है, सन ऑफ द सॉइल थ्योरी। तो ये क्या एडवोकेट करता है कि प्रेफरेंस ऑफ द लोकल पीपल इन द गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और परमिट्स एक्सेट्रा। एंड जो इनके स्लोगन्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, असम फॉर असामीज, ठीक है, एंड महाराष्ट्र फॉर महाराष्ट्रियंस, ऐसे ही। तो ये थ्योरी इनके लिए अप्लाई होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑब्स्टेकल आता है वो हम बात करते हैं कॉम्युनलिज्म की। इसे रब कर देती हूँ, हाँ जी। तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं कॉम्युनलिज्म की। तो ये होता है लव फॉर द वन रिलीजियस कम्युनिटी इन प्रेफरेंस टू द नेशन एंड टेंडेंसी टू प्रमोट अ कम्युनल इंटरेस्ट इन द कॉस्ट ऑफ द अदर रिलीजियस कम्युनिटी। तो यहाँ पे एक रिलीजन को अगर आप
लेके चलते हैं, उसी को फॉलो करने की बात करते हैं, बियॉन्ड द कि आप नेशन के इंटरेस्ट को कहाँ रख रहे हैं, तो ये उसके लिए है। तो ये जो है वो वायलेशन ऑफ द मतलब कर देता है अगर इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं, तो ये उसमें एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बन के सामने आता है। तो इसके बीज जो है वो कब से बोने शुरू किए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो 1909 जब आए थे आपके मॉर्लेमिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 में जो आए थे रिफॉर्म्स, वहाँ पे भी जो है इसको लाया गया। एंड 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का आया था, इन सब में जो है कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन दी थी मुस्लिम्स को, सिख्स को एंड अदर कम्युनिटीज़ को, जिसकी वजह से कम्युनलिज्म जो है वो ऊपर के सामने आता है उस टाइम पे। एंड अब हम बात कर लेते हैं कि आज के टाइम पे वो चीज़ें कौन कौन सी हैं जो कि इसको सामने लेके आती हैं। तो पहला हमारे पास आता है फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि रिलीजन के बेस पर बनी हुई है, जैसे कि आपका हो गया अकाली दल, मुस्लिम लीग, राम राज्य परिषद, ठीक है, और हिंदू महासभा हो गया, शिवसेना हो गई। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो रिलीजन के बेस पे बनी हुई हैं। दूसरा हमारे पास आता है इमर्जेंस ऑफ द प्रेशर ग्रुप। अब प्रेशर ग्रुप भी कुछ ऐसे हैं जो कि रिलीजन के बेस पे बने हुए हैं, जैसे आपका हो गया आरएसएस, ठीक है, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद हो गया, उसके बाद जमात ए इस्लामी हो गया, उसके बाद एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन एसोसिएशन हो गया। तो ये कुछ प्रेशर ग्रुप्स हैं, ठीक है। पहले वाला हमने देखा पॉलिटिकल पार्टीज, दूसरे वाला है प्रेशर ग्रुप्स जो कि रिलीजन के बेस पे बने हुए हैं, ठीक है। अभी थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। थर्ड वाला है हमारे पास कॉम्युनल राइट्स, जो दंगे वगैरह होते हैं, जो कि जैसे कि हो गए हिंदू मुस्लिम्स में, ठीक है, हिंदू सिख्स में, हिंदू क्रिश्चियंस में, ठीक है, एंड सो होने से होते रहते हैं। एंड ये कहाँ कहाँ पे होते रहते हैं, बनारस हो गया, लखनऊ, मथुरा, हैदराबाद, इलाहाबाद, अलीगढ़, अमृतसर, मुरादाबाद एंड कुछ अदर प्लेसेस पे जहाँ पे ये कॉम्युनल वायलेंस जो है वो होता है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास जो कि डिस्प्यूट्स होते हैं रिलीजियस स्ट्रक्चर्स पे, जैसे कि टेम्पल्स पे हो गया, मॉस्क पे हो गया, ठीक है, मंदिर मस्जिद पे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं डिस्प्यूट ओवर द राम जन्मभूमि जो कि अयोध्या में है, वेयर द कर सेवक्स हैड डिमोलिश्ड अ डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर ऑन दिसंबर 1992, ठीक है। हिंदू कहते हैं कि यहाँ पे टेम्पल था, मुस्लिम कहते हैं कि मॉस्क थी, ठीक है। तो ये लड़ाइयाँ जो है ये कॉम्युनलिज्म आप बोल सकते हैं इसकी वजह से होती हैं। तो रीजंस क्या है फॉर परसिस्टेंट कम्युनलिज्म, इंक्लूड द रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी ऑफ द मुस्लिम। ये क्यों होता है, क्योंकि जो मुस्लिम्स हैं वो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को प्रैक्टिस करते हैं। रोल ऑफ द पाकिस्तान भी इसमें आ जाता है, हिंदू चौवनिज्म भी आ जाता है, गवर्नमेंट इनर्शिया भी आ जाता है, रोल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट। अभी यूपी में भी जो है वो योगी जी दोबारा बन के बीजेपी जीत के आ चुकी है। तो एक जो मेजर चंक है आप ये बोल सकते हैं कि वो राम मंदिर के जो उन्होंने बनवाया उस पर भी वोट, ऐसा बोला जा रहा है, मैं नहीं बोल रही, मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है न्यूज़ में कि उसकी वजह से भी काफ़ी वोट बैंक उनका बड़ा है। तो इलेक्टोरल कंपल्शंस जो हो गई, कम्युनल मीडिया हो गया, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, तो ये सारा कंट्रीब्यूट करते हैं इन वायलेंसेस, इन रॉयट्स को जो है सामने लाने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा ऑब्स्टेकल है वो है कास्टिज्म, इसको पढ़ लेते हैं अब हम। तो ये वाला जो है हम कास्टिज्म इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, लव फॉर द वन ओन कास्ट, मतलब अपनी कास्ट को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देना टू द जनरल नेशनल इंटरेस्ट। तो ये मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी आपको बताती हूँ कि जैसे आई एम इन एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, तो वहाँ पे भी ये चीज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया है। हालांकि जो है उसमें काफ़ी ज़ोर दिया जाता है कि ऐसी चीज़ें ना हो, लेकिन प्रैक्टिकली ये ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें ये चीज़ें जैसे कि किन किन जगहों पर आपको कास्टिज्म देखने को मिलता है। तो पहला आपके पास हो गया फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज जो कि कास्ट के उस पे बेसिस पे बनी हुई हैं। तो पहला पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि आपका हो गया जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास, डीएमके हो गया, उसके बाद केरला कांग्रेस हो गया, रिपब्लिकन पार्टी हो गया, बहुजन समाज पार्टी हो गया। तो ऐसे ये पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट के बेस पे बनी हुई है। सेकंड बात आती है जो कि हमारा इमर्जेंस ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टी हमने कम्युनलिज्म में भी देखा था, ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये प्रेशर ग्रुप जो कास्ट के बेस पे बने हुए हैं वो है नादर एसोसिएशन, हरिजन सेवक संघ, ठीक है, और क्षत्रिय महासभा एक्सेट्रा। एंड थर्ड वाला पॉइंट हमारे पास ये है कि जो
पार्टी की जो अलॉटमेंट होती है ना, पार्टी टिकट्स की अलॉटमेंट होती है ड्यूरिंग द इलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट, वो भी जो है कास्ट लाइंस पे ही होती है। तो पार्टी की जो टिकट्स की एलोकेशन होती है वो भी जो है आपकी कास्ट बेस्ड ही देखने को मिलेगी ज़्यादातर, ठीक है। एंड फोर्थ वाला है कास्ट कन्फ्लिक्ट, जो है हायर कास्ट एंड लोअर कास्ट में भी बहुत ज़्यादा देखे जा सकते हैं। जो हायर कास्ट होती है वो डोमिनेट करती है, जो लोअर कास्ट होती है वो अपने आप को इन्फीरियर समझती है। हालांकि मैं ये बोलना चाहूँगी कि जितने भी लोअर कास्ट वाले हैं वो बिल्कुल भी ऐसे सहम के बिल्कुल भी उनको नहीं रहना चाहिए एंड उनको अपनी वॉइस को रेज करना चाहिए। मैंने ऐसे कई एग्जांपल्स देखे हैं कि वो मतलब चुप हो जाते हैं। तो अगर आप अपनी वॉइस को खुद नहीं स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपके ऊपर कोई डोमिनेशन वाला ज़रूर बैठेगा, ठीक है। इसलिए अपनी वॉइस को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाइए। कोई आपके साथ गलत बिहेव कर रहा है तो आपको अपनी आवाज़ खुद ही उठानी पड़ेगी, तभी जाके 4 लोगों को पता चलेगा कि हाँ इसमें बोलने की पावर है, ठीक है। उसके बाद ये ज़्यादा चीज़ें जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, ज़्यादातर जो है वो सभी स्टेट में आपको किसी न किसी जगह पर आपको ये चीज़ें देखने को मिल ही जाती हैं, इवन टुडे भी, ठीक है। हालांकि सरकार ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है इन चीज़ों को जो है वो कम करने की, लेकिन फिर भी ग्राउंड रियलिटी तो यही है, ये अभी भी चीज़ें चलती हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है कि वायलेंट डिस्प्यूट्स एंड एजिटेशंस ओवर द रिजर्वेशन पॉलिसी, तो ये भी चीज़ें देखी गई हैं। एंड बी के नेहरू जी ने ये ऑब्जर्व किया कि कॉम्युनल इलेक्टोरेट्स जो है वो वेस्टर्न फॉर्म में स्टिल हैं इन द शेप ऑफ द रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स एंड दे सर्व टू एम्फोसाइज द कास्ट ओरिजिन एंड मेक द people conscious of the state caste in which they were born. This is not the conducive to the national integration, जो कि नेशनल इंटीग्रेशन के लिए कंड्यूसिव नहीं माना गया। उसके बाद स्टेट लेवल के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो बेसिकली एक फाइट बन जाती है बिटवीन द जो मेजर कास्ट ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, ये वाला डिस्कस हमने पहले भी कर रखा है, जैसे कि कामा वर्सेस रेड्डी, ये आंध्र प्रदेश में आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है। उसका लिंगायत वर्सेस वो कालिगा जो कि आपको कर्नाटका में देखने को मिलेंगे। उसके बाद नायर वर्सेस एजहावा जो कि केरला में है, एंड बनिया वर्सेस पटीदार जो कि गुजरात में देखने को मिलेंगे। भूमियार वर्सेस राजपूत ये बिहार में, ठीक है। जाट वर्सेस अहीर ये आपको हरियाणा में देखने को मिलेंगे। उसके बाद जाट वर्सेस राजपूत जो है वो आपको यूपी में देखने को मिलेंगे। उसके बाद कलिता वर्सेस अहोम ये आपको असम में देखने को मिलेंगे। तो ये सारे जो है वो कास्ट बेस्ड है, इनमें जो है टसल वगैरह चलती रहती है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑब्स्टेकल का कारण बनते हैं नेशनल इंटीग्रेशन में वो है लिंग्विज्म, ठीक है। लैंग्वेज कैसे बैरियर बनती है वो देख लेते हैं। तो ये है कि लव होना किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए, ठीक है, एंड हेट दिखाना टू द अदर स्पीकिंग लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो रीजनलिज्म है, कॉम्युनलिज्म है, कास्टिज्म है, उसी की कॉन्सिक्वेंस में ये भी लिंग्विज्म भी आपके पास आ जाता है। एंड 2 डायमेंशंस है इसके। पहला ये है कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, जो कि स्टेट्स बनाने किसके बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा फर्स्ट स्टेट था जो लैंग्वेज के बेस पे बना था, नहीं तो अभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी जो सेकेंड पॉइंट है इसका ये है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो ये 2 जो है वो डायमेंशन है। तो जैसे कि मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा पहला लिंग्विस्टिक स्टेट था, तो वो था आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्रा जो है वो बना था फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, देन आउट ऑफ देन द मद्रास, तब मद्रास हुआ करता था, उसमें से आंध्र प्रदेश जो है फर्स्ट लिंग्विस्टिक बना था स्टेट 1953 के अंदर, जिसने एक डिमांड जो है वो क्रिएट कर दी थी कि लैंग्वेज के बेसिस पर भी स्टेट्स बन सकती हैं। तो स्टेट रीऑर्गेनाइज्ड जो हुआ था 1956 में लार्ज स्केल के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जो कि आया था 1953 से 1955 तक। इवन आफ्टर दिस जो पॉलिटिकल मैप था ना इंडिया का, उसमें कॉन्टिन्यूस चेंजेस होते रहे ड्यू टू द जो है प्रेशर बनता रहा, पॉपुलर एजिटेशन जो है वो होते रहे, एंड पॉलिटिकल कंडीशंस भी चलती रही साथ में, जिसका रिजल्ट ये निकल के आया कि काफ़ी सारी स्टेट्स का बाइफर्केशन करना पड़ा, लाइक बॉम्बे हो गया, पंजाब हो गया, असम हो गया। तो ये जो है फिर बाद में जो है लैंग्वेज बेस्ड स्टेट बन के सामने आई। जैसे ही 2000 का एंड होता है तो नंबर ऑफ स्टेट एंड यूटीज जो थे वो 28 एंड 7
बन गए, ठीक है। जबकि पहले जो था वो 14 स्टेट थी और 6 जो है वो यूनियन टेरिटरीज थी। इसको भी आपको ध्यान रखना है कि 2000 आते आते 28 स्टेट्स एंड 7 यूटीज बन गई। और ये वाला कब का बात है, 1956 की बात है। उसके बाद जो एनेक्टमेंट हुआ ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो कि 1963 में आया, जिसमें ये बोला गया कि हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ऑफ द यूनियन बनानी है, एंड लेड टू द राइज ऑफ द एंटी एजिटेशन इन द साउथ एंड द वेस्ट बंगाल। जब ये बोल दिया गया ना कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनानी है, तो साउथ के अंदर एंड उसके अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर ना एजिटेशन शुरू हो गई कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने श्योर कर दिया फिर बाद में जाके कि इंग्लिश जो है वो कंटिन्यू रहेगी एज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज सो एज द नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट डिजायर इट्स, ठीक है। उसके बाद 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, इसको 1 मिनट रब कर देती हूँ। उसके बाद आपके पास 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी जो है वो सामने निकल के आता है कि इसको फॉर्मुलेट करेंगे, जिसके अंदर आपके पास इंग्लिश हिंदी तो रहेगी, साथ में आपकी जो रीजनल लैंग्वेज जहाँ से आप आते हैं वो वाली लैंग्वेज को भी साथ लेके चलेंगे फॉर द स्कूल सिस्टम, जो कि अभी तक भी जो है तमिलनाडु में फॉलो नहीं किया जाता, इज़ नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन तमिलनाडु अभी तक, ठीक है। एंड हिंदी कुड नॉट इमर्ज एज द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया एज डिजायर्ड बाय द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो प्रॉब्लम है लिंग्विज्म की वो और ज़्यादा बढ़ती गई, जैसे कि रीजनल पार्टीज जो है वो रिसेंट टाइम में आप देख सकते हैं, जैसे कि हो गई टीडीपी, एजीपी, शिवसेना हो गई आपके पास, तो ये सारी इनके साथ ये प्रॉब्लम जो है वो सामने लेके आते रहे। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, ठीक है। इसके अंदर हम नेशनल, पहले ये वाला टॉपिक देखेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद हम इसकी बात करेंगे। तो पहला हमारे पास आता है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। तो ये कब बनी ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 1961 के अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया। इसका रीज़न यही था कि हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है वो करना है, एंड ये कन्विंस की गई बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कौन कौन था ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर, वो चेयरमैन होंगे, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर होंगे स्टेट्स के, ठीक है। एंड 7 लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, और जो चेयरमैन ऑफ यूसीजी, ठीक है, यूसीजी के चेयरमैन भी होंगे, और 2 एजुकेशनलिस्ट होंगे, कमिश्नर होंगे एससी एसटी के, 7 अदर पर्सन्स भी जो नॉमिनेट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे जो मेंबर, वो भी इसके अंदर होंगे। तो ये एक पूरी कमेटी जो है, काउंसिल जो है, सॉरी, बनाई गई, ठीक है। उसके बाद ये जो काउंसिल थी वो उसको डायरेक्ट करना था टू एग्जामिन द प्रॉब्लम ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन इन ऑल इट्स एक्सपेक्ट, और जो भी रिकमेंडेशन ये देंगे उसके ऊपर इनको फिर काम करना था। उसके बाद जो काउंसिल है उसने काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशंस दी, वेरियस रिकमेंडेशन दी फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन, एंड ये जो रिकमेंडेशंस थी वो रिमेंड ओनली ऑन द पेपर ही रह गई, इसको जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। लेकिन आगे चल के 1968 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको दोबारा से रिवाइज किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1961 में ये बन के आई थी, उसके बाद 1968 में इसको दोबारा से जो है रिवाइव्ड किया गया, और इसका साइज़ जो था वो 39 था पहले, और फिर इसको इंक्रीज करके 55 मेंबर का बना दिया गया। मतलब यहाँ पे 39 का था एंड फिर 55 मेंबर्स इसमें कर दिए गए। तो इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे ना वो इंडस्ट्री, बिजनेस, ट्रेड यूनियन को भी इंक्लूड कर दिया गया। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये जो काउंसिल थी ये कहाँ पे मिली, श्रीनगर के अंदर। पहले वाली कहाँ पे मिली थी आपकी, न्यू दिल्ली के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद इन्होंने एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया, एंड जिसमें ये बताया गया कि हम कैसे नेशनल सॉलिडेरिटी की रूट तक जा सकते हैं, और कैसे हम जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी साथ लेके हमें चलना होगा अगर हमने सोसाइटी के अंदर मोबिलाइज करना है कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस को, एंड तभी हम जो है नेशनल यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी को एक अच्छे मुकाम तक लेके जा सकते हैं, जिसके अंदर हमें ये तीनों चीज़ें जो रीजनलिज्म है, कम्युनलिज्म है, लिंग्विज्म है, इस पर भी काफ़ी फोकस देना पड़ेगा। इसके ऊपर भी रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करनी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ पे कमी आ रही है, कहाँ पे नहीं आ रही। उसके बाद 1980 में, ठीक है, आप देख रहे हैं ये टाइमलाइन आपको याद रखनी है। उसके बाद 1980 में, कलर चेंज कर लेती हूँ, 1980 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोबारा से एक नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जो है वो रखी। उसके बाद इसको और भी ज़्यादा ब्रॉड
कर दिया, ठीक है, ब्रॉड बेस्ड बना दी। एंड इसमें 3 आइटम्स जो हैं वो और जोड़ दिए, जो कि प्रॉब्लम ऑफ कॉम्युनल हार्मोनी, अनरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड द न्यू एजुकेशन सिस्टम। तो ये यहाँ पे भी आपको ये याद रखना है कि 3 चीज़ें कौन कौन सी जोड़ी गई, कॉम्युनल हार्मनी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में अनरेस्ट था वो, एंड न्यू एजुकेशन सिस्टम। तो ये 3 चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दी गई। उसके बाद ये जो काउंसिल थी इसने सेटअप किया एक स्टैंडिंग कमेटी, जो कि कॉन्स्टेंटली जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं इंडिया के अंदर कॉम्युनल जो भी हो रहा है उस पर भी ध्यान रखेगी, और जो भी अदर जो थ्रेट्स जो कि नेशनल यूनिटी के अंदर आ रहे थे, ऑब्स्टेकल आ रहे थे, उस पर भी अपनी वॉच करेगी उसको भी। तो अभी हम इसको थोड़ा सा रब कर देते, मैं रब नहीं करती इसको क्योंकि टाइमलाइन देखने के लिए इजी हो जाएगा। ये फर्स्ट वाली थी, ये सेकंड कॉन्स्टिट्यूट की थी, ये थर्ड की थी, अभी फोर्थ हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो उसके बाद 1986 के अंदर NIC जो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है उसको दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, एंड जो मेंबरशिप थी उसको और इंक्रीज कर दिया गया। ये जो था इसने रिकॉग्नाइज किया जो टेररिज्म इन पंजाब है एज एन अटैक ऑन द यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सेकुलर आइडियाज ऑफ द कंट्री। तो जो पंजाब में अटैक हुए उसको कैसे देखा गया कि वो हमारी जो नेशनल यूनिटी एंड सॉलिडारिटी की हम बात करें उस पर एक अटैक की तरह से इसको लेके देखा गया। एंड इट वाज पास्ड रेजोल्यूशन टू फाइट अगेंस्ट द टेररिज्म जो कि पंजाब में बढ़ रहा है। एंड जो काउंसिल थी उसने सेटअप किया 21 मेंबर कमेटी। इन्होंने एक कमेटी बनाई जिसके अंदर 21 मेंबर रखे जो कि फंक्शन करेंगे कॉन्टीन्यूस बेसिस के ऊपर, एंड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों प्रपोजल देंगे कि कैसे दो कम्युनल हार्मोनी बना के रखनी है एंड नेशनल इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करके रखना है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ क्योंकि अभी यही चल रहा है हमारे पास। तो फिफ्थ जो थी वो हमारे पास आती है 1990 के अंदर नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट जो कि हेड की जाती है VP सिंह के द्वारा। इन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूट की नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। इसके अंदर जो है वो स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया गया 101। ठीक है, एंड इसमें कौन कौन इंक्लूड थे, तो जो PM थे वो चेयरमैन थे। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल मिनिस्टर्स थे, स्टेट चीफ मिनिस्टर्स थे, लीडर्स ऑफ द नेशनल एंड रीजनल पार्टीज भी थे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन भी इसमें ऐड कर दी गई, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ये भी सारे एकेडमिशियंस हो गए, जर्नलिस्ट्स हो गए, पब्लिक फिगर्स हो गई, वुमेन की हमने बात कर ली। तो ये सारे थे। तो इनका एजेंडा यही था कि हम डिफरेंट स्टेट्स की प्रॉब्लम को, जैसे पंजाब प्रॉब्लम, कश्मीर प्रॉब्लम, वायलेंस जो हो रहे हैं, कम्युनल हार्मनी को जो भी मेंटेन करना है, उन सब के बारे में ये लेके चलेंगे। और जैसे कि राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, अयोध्या के अंदर ये जो प्रॉब्लम है इनको भी ये देखेंगे। बट देयर वाज नो कंक्रीट रिजल्ट, लेकिन इन सब के ऊपर भी कोई अच्छा सॉल्यूशन जो है वो नहीं निकल के सामने आया। तो 2005 के अंदर, ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हम 5th पे पहुँच गए थे, अभी 6th टाइम भी इसको बनाया जाएगा। तो जो UPA गवर्नमेंट है, ठीक है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो गवर्नमेंट है, उसने दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट की नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। उस टाइम पे कौन थे? मनमोहन सिंह जी। इन्होंने ये जो काउंसिल है उसमें जो मेंबर थे वो 103 कर दिए। ठीक है, और ये 12 साल बाद जो है कॉन्स्टिट्यूट करवाई गई। ठीक है, जो पहली हुई थी वो 1992 में हुई थी, उसके बाद जो है ये 2005 में जो करवाई गई 12 साल बाद। तो उसके बाद इसमें जो थे वो चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, यूटीज, चीफ मिनिस्टर्स एंड लीडर्स ऑफ द नेशनल एंड रीजनल पार्टीज। उसके बाद NIC में और कौन कौन थे? चेयर पर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन, एमिनेंट पब्लिक फिगर्स, बिजनेस, मीडिया, लेबर, वुमेन, इन सब से थे। ठीक है, तो इन्होंने भी वही बातें की कि कैसे हम नेशनल इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इन्होंने अपनी अपनी जो है वो रिव्यूज़ दिए, रिकमेंडेशंस दिए कि कैसे इसको और अच्छा बनाया जा सकता है। फिर 7th नंबर पे हम देखेंगे कि 2008 के अंदर इसको फिर से लाया जाता है क्योंकि जो कम्युनल वायलेंस था वो बढ़ रहा था। किन किन स्टेट्स के अंदर? उड़ीसा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, आपका असम हो गया, इन सब के अंदर। एंड जो प्रमोशन ऑफ एजुकेशन था अमंग माइनॉरिटीज़, वो भी इशू था। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, तो इनकी इंटीग्रेशन में जो है वो काफ़ी ज़्यादा योगदान
हमें चाहिए था, इसलिए इन एरियाज़ को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसके बाद रिमूवल ऑफ द रीजनल इम्बैलेंसेस जो हो रहे थे सोसाइटी के अंदर, उनको भी रिमूव करना जरूरी था। कास्ट एंड आइडेंटिटी डिविजन्स, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ द एक्सट्रीमिज्म, प्रमोशन ऑफ द कम्युनल हारमोनी, उसके बाद सिक्योरिटी अमंग द माइनॉरिटीज़, ये सब चीज़ों को भी मीटिंग में एजेंडे के तौर पे लेके चला गया, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। उसके बाद 2010 के अंदर, ठीक है, अभी देख रहे हैं आप 8 पे पहुंच गए। अभी 2010 के अंदर जो है ना, यूपीए गवर्नमेंट ने अगेन जो है एनआईसी को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो कि तब मनमोहन सिंह जी थे, इसको दोबारा बनाया गया। एंड जो संख्या थी मेंबर्स की वो 147 जो है इंक्लूड कर दी गई, जिसके अंदर सारे यूनियन मिनिस्टर, लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, उसके बाद मिनिस्टर्स जो सभी स्टेट्स के सीएम थे, ठीक है, यूटीज के थे विद द लेजिस्लेटिव, और उसके बाद नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हो गए, उसके बाद चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन हो गए, जूरिस्ट हो गए, पब्लिक फिगर्स हो गए, रिप्रेजेंटेटिव बिजनेस एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन हो गए, इन सबको ऐड करके जो है 147 जो है मेंबर्स उसमें इंक्लूड किए गए। उसके बाद 2000, ये अप्रैल की बात है, उसके बाद जो अक्टूबर 2010 के अंदर गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की एक स्टैंडिंग कमेटी एनआईसी की, जिसके अंदर कंसिस्ट थे यूनियन होम मिनिस्टर जो चेयरमैन के थे, एंड 4 यूनियन मिनिस्टर, 9 चीफ मिनिस्टर ऑफ द वेरियस स्टेट्स, एंड 5 कोऑप्टेड मेंबर फ्रॉम द एनआईसी। इन्होंने भी एक मीटिंग रखी जिसके अंदर डिफरेंट एजेंडर्स को डिस्कस किया गया। उसके बाद 2011 के अंदर जो है वो दोबारा से इसको कॉन्स्टिट्यूट करवाया गया, एंड मीटिंग के अंदर मेजर्स लिए गए कि कैसे हम कम्युनलिज्म को कब कर सकते हैं, कम्युनल वायलेंस को कब कर सकते हैं, एंड जो कम्युनल वायलेंस हो रहा है उसके लिए बिल लाने की भी इन्होंने कोशिश की, एंड टू एलिमिनेट की कैसे डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट कर सकते हैं, एंड अगेंस्ट द माइनॉरिटीज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एंड हाउ द स्टेट्स एंड द पुलिस शुड हैंडल सिविल डिस्टर्बेंसेज, एंड हाउ टू कप द रेडिकलाइजेशन ऑफ द यूथ इन द नेम ऑफ द रिलीजन एंड द कास्ट। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि 15th मीटिंग तक मतलब 9 पॉइंट हो गए। जो फर्स्ट मीटिंग थी वो इनकी 1962 से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि 1961 के अंदर ये जो है बनाया गया था, तो 1962 के अंदर फर्स्ट मीटिंग होती है। ऐसे चलते 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 2011 तक ये कॉन्स्टिट्यूट की गई। एंड अभी हम बात कर लेते हैं जो हमारा इसी के अंदर सेकंड टॉपिक है, वो है नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हारमोनी। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको कब बनाया गया, तो ये 1992 में इसको सेटअप किया गया, एंड ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंदर, होम मिनिस्ट्री के अंदर, ये पूछा जा सकता है, तो आपको इसको याद रखना है। एंड ये कम्युनल हारमोनी, फर्टेनिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं। इनका एक विजन भी है एंड मिशन भी है। तो विजन देख लेते हैं क्या है। विजन ये है कि इंडिया को फ्री करना है कम्युनलिज्म से एंड वायलेंस से। इसके अंदर सभी सिटीजन का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यूथ का भी साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमने पीस एंड हारमोनी की बात करनी है। उसके बाद मिशन इनका यह है कि प्रमोट करना है कम्युनल हारमोनी, ठीक है, स्ट्रेंथ करना है नेशनल इंटीग्रेशन को, एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी को अगर हम साथ लेके चलेंगे सोशल एक्शन के साथ, तभी हम एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। एंड रीचिंग आउट द विक्टिम्स ऑफ द वायलेंस एंड चिल्ड्रन, एनकरेजिंग इंटरफेथ डायलॉग फॉर इंडियाज शेयर्ड सिक्योरिटी, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। एंड कुछ इनकी एक्टिविटीज़ भी है नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हारमोनी की, वो देख लेते हैं अब क्या क्या एक्टिविटीज़ इन्होंने परफॉर्म किया है। पहला कि ये इन्होंने प्रोवाइड करवाया है, अगर किसी अगर कोई मान लीजिए बच्चा है, ठीक है, उसको वायलेंस के अंदर जो है उसको काफ़ी हानि हुई है, तो उसको फाइनेंशियल हेल्प भी इन्होंने प्रोवाइड की है। इस फाउंडेशन ने फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड की है चाइल्ड विक्टिम को ऑफ द सोसाइटल वायलेंस फॉर द केयर, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एम्ड एट देयर इफेक्टिव रिहेबिलिटेशन। तो सेकंड है जो कम्युनल हारमोनी है वो इन्होंने प्रमोट किया है, नेशनल इंटीग्रेशन को जो है स्पेशली फोकस किया है उस चीज़ पे। एंड किन के साथ मिलके किया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ, एनजीओज के साथ एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तीसरा हमारे पास आता है टू कंडक्ट द स्टडीज एंड ग्रांट द स्कॉलरशिप टू इंस्टीट्यूशंस स्कॉलर्स फॉर कंडक्टिंग द स्टडीज़ को कंडक्ट कराया है। उसके बाद फोर्थ है टू कन्फर द अवार्ड्स भी इन्होंने दिलवाए हैं, जिनका
कंट्रीब्यूशन रहा है कम्युनल हार्मनी एंड नेशनल इंटीग्रेशन के अंदर। फिफ्थ पॉइंट है कि ये इन्वॉल्व रहे हैं सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, यूटीज़ के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एनजीओज के साथ मिलके, कि ये प्रमोट कर सके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑफ द फाउंडेशन। सिक्स्थ पॉइंट है कि इन्होंने प्रोवाइड करवाया है इंफॉर्मेशन सर्विस एंड पब्लिश किया है मोनोग्राफ्स एंड बुक्स जो भी इसके ऊपर कम्युनल हार्मोनी के ऊपर होती हैं। तो ये सारा जो टॉपिक था वो आपका था नेशनल इंटीग्रेशन का। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा पार्ट 10 का लास्ट चैप्टर होगा, ठीक है, 70th, जो कि फॉरेन पॉलिसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो टिल देन गुड बाय एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।